हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआई एकेडमी। एनआई एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं रंगलाल धनगर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविदा ग्रेड थर्ड के बारे में। संविदा ग्रेड थर्ड की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें आज मेरा पहला लेक्चर है संविदा ग्रेड थर्ड का एनवायरनमेंट का। ठीक है, इसके बाद आपको संविदा ग्रेड थर्ड के जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग एनवायरनमेंट की पहली क्लास पढ़ेंगे, पर्यावरण की पहली क्लास। ठीक है, और उसमें मेरा जो तरीका रहेगा पढ़ाने का वो ये रहेगा कि पहले मैं एक टॉपिक उठाऊंगा, उसको कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। राइट, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि हमने जो पढ़ा है अभी तक और सर ने हमें जो पढ़ाया है अभी तक उससे हम लोग कितना गेन कर पाए, कितना हम लोग सीख पाए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपके जितने भी संविदा ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले लोग कांटेक्ट में हैं और आप लोग भी कर रहे हैं अगर संविदा ग्रेड थर्ड की तैयारी, तो सभी से बोले कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचाएँ। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो पहले इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इन पे क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले तो देखिए कि पर्यावरण और दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे वो है आपका पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी मीन्स होता है इकोलॉजी। राइट, तो पहले इन्वायरमेंट शब्द के बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द पे कि इकोलॉजी शब्द कहाँ से आया है या किन वर्डों से ये मिलकर बना हुआ है। तो पहले डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम लोग इन्वायरमेंट वर्ड पर, पर्यावरण शब्द पर। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी अभी तक सौर मंडल के जो ज्ञात ग्रह हैं उनमें पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, तो उसका जो रीज़न है, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का जो रीज़न है वो है यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का इन्वायरमेंट। अर्थात यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, पर्यावरणीय दशाएं ऐसी पाई जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। राइट, अब पर्यावरण जो शब्द है इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, इसकी व्याख्या की बात करें, तो जो अलग अलग विषय के जो जानकार हैं वो इसके बारे में अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग परिभाषा इसकी देते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें भौतिक वैज्ञानिक की, भौतिक वैज्ञानिक की अगर बात करें तो जितने भी भौतिक वैज्ञानिक हैं वो पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण के रूप में, भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं, उल्लेखित करते हैं। ठीक है, काय के रूप में उल्लेखित करते हैं भाई, कि भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं। अगर हम किसी जीव वैज्ञानिक की बात करें कि भाई जीव वैज्ञानिक इसे किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो जीव वैज्ञानिक इसे जैव पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं, जैव पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, ये लाइनें आपको समझना है। ग्रेड थर्ड वालों को तो सिर्फ ये समझना है इनको, लेकिन अगर कोई एमपीपीएससी का एस्पिरेंट है, यानी कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर किसी और ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें पर्यावरण एज ए सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो फिर उसे ये सारी जो लाइन्स है ये याद रखना पड़ेगी, क्योंकि एमपीपीएससी में ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राइट, तो प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। तो जीव वैज्ञानिक इसे जैव पर्यावरण के रूप में परिभाषित कर दें, अर्थात सभी जैव मंडल के जीवों को इसमें सम्मिलित करते हैं, जैव मंडल के सभी जीवों को इसमें सम्मिलित करते हैं।
जैव मंडल के सभी जीवों को इसमें सम्मिलित करते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, जीव वैज्ञानिक की बात हो गई। अब अगर किसी सामाजिक वैज्ञानिक की बात करें तो वो क्या कहना चाहेगा। सामाजिक वैज्ञानिक की बात करें तो सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो इसे सामाजिक, आर्थिक एवं संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। पर्यावरण को कैसे परिभाषित करते हैं लोग, सामाजिक जो वैज्ञानिक है उसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन कह लेते हैं, अर्थात इसे ही वो लोग पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। ओके, तो ये तीन तरीके से मैंने आपको पर्यावरण के बारे में बताया कि भाई भौतिक वैज्ञानिक इसे किस दृष्टि से देखेंगे। अगर आप भौतिक वैज्ञानिकों के पास जाके पूछोगे तो वो तो यही बोलेंगे कि भौतिक पर्यावरण ही है, अर्थात पर्यावरण जो है वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा दिखाई देता है, वो भौतिक पर्यावरण दिखाई देता। जैव वैज्ञानिक की बात करेंगे तो इसे जैव पर्यावरण के रूप में लेंगे, अर्थात वे सभी जीव मंडल के जीवों को इसमें समाहित करते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक की बात करेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन ही सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। राइट है, तो ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं कि भाई पर्यावरण शब्द का आशय क्या है या पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पर्यावरण जो शब्द है उसका आशय है, पर्यावरण शब्द का आशय सभी जैव एवं अजैव, अजैव अर्थात भौतिक, आगे डिस्कस करेंगे। पर्यावरण शब्द का आशय सभी जैव, अजैव अर्थात भौतिक घटक एवं उसके आसपास के वातावरण से है, आसपास के वातावरण से, आसपास के वातावरण से, ये पर्यावरण की परिभाषा है ना। सही तरीके से अगर हम देखें तो पर्यावरण की जो परिभाषा है वो ये बनती है कि पर्यावरण शब्द का जो आशय है वो सभी जैव, अजैव घटक और उनके आसपास के वातावरण से है। ठीक है, जैव और अजैव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर एक डायग्राफ, छोटे से डायग्राफ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये देखते हैं कि भाई एक मानव है, मनुष्य है, और दूसरा जो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि ये एक नदी, ये आपकी एक नदी है या समुद्र ले, और एक और अगर घटक ले लें हम लोग यहाँ पे तो वो ले लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे हवा बह रही है, ये है आपकी वायु, पवन, वायु, और ये नदी और ये मानव है। ठीक है, तो जो मानव जो हो गया वो आपका जैव घटक हो गया, जैविक घटक हो गया, जीव हो गया, और नदी और वायु की अगर बात करूँ तो ये हो गया आपका भौतिक घटक, ये हो गया भौतिक घटक। तो परिभाषा भी यही कह रही है यहाँ से कि पर्यावरण शब्द का आशय है सभी जैव एवं अजैव घटक और उनके आसपास के वातावरण से, अर्थात सभी जैव एवं अजैव घटक और उनके चारों ओर के अर्थात आसपास के वातावरण से, यही आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण की व्याख्या और अलग तरीके से भी की जा सकती है, लेकिन जो सटीक तरीका इसको समझने का वो ये है जो परिभाषा मैंने आपको समझाई है। ठीक है, तो पर्यावरण शब्द का आशय आपको समझ में आ गया होगा। पर्यावरण शब्द जो आया है वो आया है इन्वायरमेंट, अंग्रेजी के इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट शब्द, अंग्रेजी का जो इन्वायरमेंट शब्द है उसी का अर्थ होता है यहाँ पे पर्यावरण। और जो इन्वायरमेंट शब्द आया है वो आया है फ्रांसीसी शब्द इन्वॉर्नर से, फ्रांसीसी शब्द इन्वॉर्नर से। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया या किस शब्द से आया या किस भाषा के शब्द से आया। तो इन्वायरमेंट शब्द जो आया है वो आया है फ्रांसीसी शब्द इन्वॉर्नर से, फ्रांसीसी शब्द इन्वॉर्नर से। फ्रांसीसी जो है वो फ्रांस की लैंग्वेज है, फ्रेंच बोलते हैं इसको, फ्रांसीसी भाषा यहाँ की फ्रांस की। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो यूरोपियन कंट्री है, एक यूरोपियन देश है ये, इसकी राजधानी पेरिस है। ठीक है,
पेरिस के बारे में अगर और हम जाने तो ये सीन नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर है, ठीक है। और फ्रांस को आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोग्राफी के अंदर कि इसे शोरा और सुंदरियों का देश कहते हैं, शोरा और सुंदरियों का देश कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे शैंपेन शराब मिलती है, यहाँ पे शैंपेन शराब मिलती है जिसका सामान्यतः सेवन महिलाएं करती है, ठीक है, महिलाओं की दारू। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम इन्वायरमेंट में किसी कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे या किसी देश का नाम आ गया, उसकी लैंग्वेज का नाम आ गया, तो उससे रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी सारी यहीं पे देख लेंगे ताकि अलग से हमें रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इन्वर्नर शब्द से हुई। इन्वर्नर शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द है, अर्थात फ्रांस की भाषा से लिया गया। फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री यूरोप का देश है, एक अग्रणी देश है, वैसे तो कृषि प्रधान देश भी है ये। और इसकी राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। और एक और आप लोगों ने एफिल टावर का नाम सुनाओ, कौन नहीं जानता इसको? एफिल टावर जो कहाँ पे है? पेरिस में ही है, ठीक है। अब पहले इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो सरकार ने कोई ज़्यादा कानून नहीं बनाए थे, लेकिन जब से इंडिया में 1984 की त्रासदी हुई, 1984 की त्रासदी अर्थात भोपाल गैस कांड, जो भोपाल गैस कांड हुआ था ये 1984 में हुआ था। 1984 में भोपाल की जो यूनियन कार्बाइड संयंत्र था उससे MIC का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से कई लोग उस गैस के रिसाव होने की वजह से मर गए, उस रसायन के जहर से, उसके फैलने की वजह से, और बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। कहते हैं कि अभी भी उस एरिया में उसका इफेक्ट दिखाई देता है, जो यूनियन कार्बाइड संयंत्र था उससे जो MIC का रिसाव हुआ था। ये अमेरिकन कंपनी थी और शायद इसका जो मालिक था वो एंडरसन था, जो कि भाग गया था। तो यूनियन कार्बाइड संयंत्र से जो MIC का रिसाव हुआ उससे एक भयंकर त्रासदी देश को झेलना पड़ी। तो आगे ऐसी और कोई त्रासदी न हो, उससे बचने के लिए सरकार ने 1986 में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया, जिसके तहत पर्यावरण पर कानून को सख्ती से लागू करने के अधिकार सरकार को मिले। अर्थात अब इसके बाद जब ये अधिनियम लागू हो गया तो इसके बाद सरकार को वो सारे राइट्स मिल गए, जिससे सरकार जो है पर्यावरण से रिलेटेड कानूनों को थोड़ा सख्ती से लागू कर सके। क्योंकि दिख रहा था कि यहाँ पे भाई यूनियन कार्बाइड संयंत्र से जब इसका MIC का रिसाव हुआ तो उसकी वजह से एक तो बहुत सारी मानव हानि हुई और दूसरा पर्यावरण को भी बहुत सारा नुकसान हुआ, और उसका जो इफेक्ट अभी भी दिखाई देता है। तो सरकार ने यही सोचा कि आगे ऐसी कोई त्रासदी नहीं होना चाहिए, उससे निपटने के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया गया, ठीक है। और ये जो 1984 का जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इस टाइम पे जो मध्य प्रदेश के जो CM थे वो थे आपके अर्जुन सिंह। कभी पूछ ले, अर्जुन सिंह जो थे वो यहाँ पे CM थे। और ये 3 से 4 दिसंबर की मध्य रात्रि को ये कारनामा हुआ था और इसका जो मालिक था वो भाग गया था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इकोलॉजी वर्ड की, पारिस्थितिकी शब्द की बात करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द से क्या आशय है कि आराम आराम से चीज़ों को देखें। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी की परिभाषा की बात करें तो सभी जैव एवं अजैव घटकों लगभग पर्यावरण के जैसे ही इसकी परिभाषा है, क्योंकि पर्यावरण का एक पार्ट है इकोलॉजी।
तो सभी जैव एवं अजैव घटकों अर्थात भौतिक घटकों, सभी जैव और अजैव घटकों अर्थात भौतिक घटकों के परस्पर अंतर क्रियाओं के अध्ययन को या सम्मिलित अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा कोई एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन कम से कम ये बात पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। जब यही नहीं पता है तो फिर हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर वन लाइनर क्वेश्चन रटना पड़ेंगे, सारे के सारे रट्टे हुए क्वेश्चन कभी बैठते नहीं है। अगर आपने डिटेल से पढ़ रखा हो तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप उसको लॉजिक लगा के अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी की परिभाषा होगी कि सभी जैव एवं अजैव अर्थात भौतिक घटकों की परस्पर अंतर क्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा। पारिस्थितिकी जो है वो इकोलॉजी शब्द से बना है, और इकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द इकोलॉजी से आया है। इकोलॉजी, देखो दोनों में फर्क है। यहाँ इकोलॉजी ई से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जो ग्रीक शब्द है इकोलॉजी वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात ओ यहाँ पे साइलेंट है। तो इकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द इकोलॉजी से आया जिसमें ओ साइलेंट है। ऐसा नहीं आप इसको ओ इकोलॉजी पढ़ ले, इकोलॉजी ही है। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले बताया था वो 1869 में, 1869 में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस शब्द के बारे में सबसे पहले किसने पता किया और कब पता किया। तो इसके बारे में सबसे पहले पता चला था वो 1869 में चला, और इसके बारे में जो बताया था अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, ये एक पर्यावरणविद है, इनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल ने। तो 1869 में इस शब्द के बारे में अर्नेस्ट हैकेल ने बताया, और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों का विन्यास है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों का विन्यास है। पहला जो है वो है इकोस, इसमें भी ओ साइलेंट है। ओ इकोस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम इकोस, IKOS, और ओ यहाँ पे साइलेंट है। और दूसरा जो वर्ड है वो है आपका लोगोस। पहला इकोस और दूसरा लोगोस है। इकोस का अर्थ होता है यहाँ पर रहने का स्थान, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। लोगोस का अर्थ होता है यहाँ पे अध्ययन, अर्थात इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला इकोस है और दूसरा है लोगोस है। इकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो इकोलॉजी शब्द का मीनिंग होगा रहने के स्थान का अध्ययन। किसी भी जीव के रहने के स्थान का अध्ययन ही आपका इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण के घटक कितने हैं या पर्यावरण की संरचना कैसे बनाई गई है। तो पहले मैं पर्यावरण की संरचना के बारे में बात करूंगा, उसके बाद हम लोग आएंगे पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट पे। संरचना और कंपोनेंट में थोड़ा सा फर्क है, तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वैसे पर्यावरण की जो संरचना है काफी जटिल है, किंतु इसमें सम्मिलित घटकों के आधार पर पर्यावरण की संरचना काफी जटिल है, किंतु संरचना की दृष्टि से इसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया। मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। एक तो है आपका
वो है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा ऑलरेडी हमें जो प्रदत्त है वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। दूसरा जो है वो है मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण की अगर बात करें तो इसके दो भाग हैं, एक तो है आपका जैव और एक है अजैव। अजैव मीन्स भौतिक, भौतिक, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अगर डिस्कशन करें, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो एक तो जैव और एक अजैव, ठीक है। जैव के अंदर एक तो आएंगे आपके जीव, सभी जीव, दूसरा वनस्पति अर्थात पादप, और तीसरा आएंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है। जीव और सूक्ष्म जीव को थोड़ा अलग अलग बांटा है क्योंकि इनके जो भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं उनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा है। तो इसके 3 पार्ट बताए मैंने, एक तो जैव में आएगा सभी जीव, पादप और सूक्ष्म जीव। जीव में सभी जीव आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव को छोड़कर पादप में सभी प्लांटी यानी कि सभी प्रकार की वनस्पतियाँ। अगर मैं यहाँ वनस्पति भी लिख दूँ या वनस्पति भी कह दूँ तो कोई गलत नहीं होगा, पादप प्लांटी जो है, और सूक्ष्म जीव जो माइक्रोबैक्टीरियल जो है वो सारे इसमें। अजैव की बात करें तो अजैव में यहाँ पे एक तो आएगा आपका स्थल, दूसरा आएगा जल और तीसरा आएगा वायु, यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों इसके अंतर्गत आएंगे। इनमें भी आगे देखेंगे इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है या भौतिक घटक है, तो भौतिक घटक में इन तीनों को लेंगे, स्थल, जल और वायु। इनके अंदर आने वाली सारी चीज़ें आ जाएगी, जैसे स्थल की बात करें तो मिट्टी, शेल, पत्थर और इससे रिलेटेड जितने भी पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, जितने भी उच्चावाच है वो सारे कहीं में आएंगे, स्थल में आएंगे। जल की बात करूँ तो जल के जितने भी पृथ्वी पर स्रोत है वो सारे कहीं में आएंगे जल में, तो वो भौतिक घटक कहलाएंगे। अगर मैं वायु की बात करूँ तो वायु से रिलेटेड जितने जैसे आंधी, तूफान, वर्षा वगैरह वो सारे कहीं में आएंगे, वो आ जाएंगे आपके वायु में आ जाएंगे। जीवों की बात करें तो सभी प्रकार के जीव वो जैविक घटक में आएंगे, पादप सभी प्रकार की वनस्पतियाँ शामिल होगी और सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है वो इसमें शामिल होंगे। मानवीय पर्यावरण की बात करें तो मानवीय पर्यावरण मीन्स होता है मानव द्वारा बनाए गए, कृत्रिम पर्यावरण भी इसको बोल सकते हैं, मैन मेड। मैन मेड में ऑलरेडी अंडरस्टूड है वीमेन मेड, ठीक है। मैन मेड बोल दिया मतलब उसमें महिला पुरुष दोनों इंक्लूड हो चुके हैं। तो देखिएगा मानवीय पर्यावरण में एक तो आएगा आपका कृषि, कृषि संकुलन, कृषि से संबंधित सारी बातें। दूसरा औद्योगिक, उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, जो सबसे ज़्यादा नुकसान भी आजकल यही पहुंचा रहा है पर्यावरण को, औद्योगिक संकुलन। तीसरा जो है वो है परिवहन, परिवहन संकुलन, परिवहन से, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें शामिल होगी। और चौथा जो है वो है आपका वाणिज्यिक, वाणिज्यिक संकुलन अर्थात व्यापार, व्यापार वगैरह, ये आता है आपका पर्यावरण के मानवीय पर्यावरण वाले भाग में, ठीक है। तो संरचना की दृष्टि से पर्यावरण को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत 2 भाग बताए मैंने, एक तो जैव और एक अजैव अर्थात भौतिक। जैव घटक की बात करें, जैव भाग की बात करें पार्ट की, तो एक तो आएगा इसमें सभी जीव, बड़े जीव, उसके बाद पादप, वनस्पति सारी इसमें आ जाएगी, जंतु यहाँ आ जाएंगे, जीव जंतु की बात हो रही, पादप यहाँ आ जाएंगे और सूक्ष्म जीव जो है वो यहाँ शामिल होंगे। अजैव और भौतिक घटक की बात करूँ तो स्थल, जल और वायु इसमें आएगी। स्थल की बात करें भाई तो इसमें एक तो मिट्टी, शेल मतलब चट्टानें वगैरह सभी प्रकार की, और पर्वत, पठार, मैदान, जितने भी उच्चावाच है ना, पर्वत, पठार, मैदान जो उच्चावाच कहे जाते हैं ये। उसके बाद जल में बात करें तो नदियाँ, झरने, झरने, तालाब, समुद्र, जितनी भी जल राशि पृथ्वी पर वो सब इसमें आएगी। वायु की बात करें तो वायु में आपका आंधी, तूफान,
वर्षा आदि, ये सब कहीं में आएंगे आपके वायु वाले पार्ट में। ठीक है, मानवीय पर्यावरण में समझे चुका हूँ मैं कि कृषि से रिलेटेड सभी बातें मानवीय पर्यावरण में आएगी। औद्योगिक संकुलन यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना भी हुआ या हो रहा है वो सब कहीं में आएगा मानवीय पर्यावरण में, क्योंकि ये सब मानव ने हमने स्वार्थ के हिसाब से किया। परिवहन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की, तो वो सारा भी कहीं में आएगा मानवीय पर्यावरण में। वाणिज्यिक व्यापार की बात करूँ तो वो सारा भी कहीं में आएगा मानवीय पर्यावरण में। ठीक है, तो ये मैंने आपको पर्यावरण की संरचना के बारे में बताया। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें, आगे जब लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण के घटक क्या है। तो घटक और संरचना में यही फर्क है कि संरचना की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया, जबकि घटक इसके 3 होते हैं। 2 पार्ट तो एज इट इज़ रहेंगे, तीसरा जो पार्ट आ जाएगा घटक में वो आएगा ऊर्जा घटक। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें।